जिस बौद्ध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं एक रात बिताने के बाद मैं सुबह सुबह नालंदा के लिए निकल पड़ा था। नालंदा, जहाँ की सूख लाल रंग की ईंटों वाली इमारत प्राचीन काल में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थी। 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसे दुनिया का पहला रिहायशी विश्वविद्यालय कहा जाता है, जहां एक समय में मध्य पूर्वी एशिया के करीब 10,000 छात्र एक परिसर में रहते हुए अध्ययन करते थे। उस वक्त वहां की लाइब्रेरी में करीब 90 लाख किताबों का संग्रह था। ये छात्र मेडिसिन, तर्कशास्त्र, गणित और बौद्ध सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते थे। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने एक बार कहा था, हम लोगों को जो भी बौद्ध ज्ञान मिला है वो सब नालंदा से आया था। स्थापना के करीब 700 साल बाद तक नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया भर में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। इस दौरान इसकी ख्याति फलती फूलती रही। दुनिया में इसके जैसा कोई दूसरा उदाहरण नज़र नहीं आया। मठ के तर्ज पर बनी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूरोप की सबसे पुरानी बोलगना यूनिवर्सिटी से 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी थी। इतना ही नहीं, दर्शन और धर्म को लेकर यूनिवर्सिटी का बौद्धिक दृष्टिकोण लंबे समय तक एशिया की संस्कृति को गढ़ता रहा। दिलचस्प यह है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले गुप्त वंश के शासक धर्मनिष्ठ हिंदू थे, लेकिन वो बौद्ध धर्म, उसकी बौद्धिकता और दार्शनिक लेखन के प्रति सहानुभूति के भाव रखते थे। गुप्त वंश के समय में उदार सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं विकसित हुई और यह नालंदा यूनिवर्सिटी की बहुविषयक शैक्षणिक पाठ्यक्रम का मूल भाव बन गई, जिसने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के साथ बौद्ध धर्म के बौद्धिक ज्ञान को विकसित किया। शिक्षा का प्रमुख केंद्र प्राकृतिक आधारित चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली यानी आयुर्वेद के बारे में नालंदा विश्वविद्यालय में काफ़ी कुछ सिखाया जाता था। बाद में यहाँ के छात्रों के जरिए यह दुनिया के दूसरे हिस्सों तक फैला। नालंदा यूनिवर्सिटी का परिसर प्रार्थना कक्षा और व्याख्यान कक्षों से घिरा एवं काफ़ी खुला हुआ था, लेकिन बाहर से यह किला जैसा था। इस डिज़ाइन को दूसरे बौद्ध संस्थाओं ने भी अपनाया। यहाँ इस्तेमाल हुए प्लास्टर की तकनीक ने थाईलैंड की स्थापत्य कला पर असर डाला और धातु कला तिब्बत और मलाया प्रायद्वीप तक पहुँची। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी की सबसे महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक असर वाली विरासत शायद गणित और खगोल विज्ञान में इसकी उपलब्धियां रही। भारतीय गणित के जनक माने जाने वाले आर्यभट्ट के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि वे 6वीं शताब्दी की शुरुआत में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। कलकत्ता स्थित गणित की प्रोफेसर अनुराधा मिश्रा ने बताया, आर्यभट्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शून्य के एक अंक के रूप में मान्यता दी। उनकी अवधारणा से बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले। इसने गणितीय गणनाओं को सरल बनाया और बीजगणित एवं कैलकुलस जैसे अधिक जटिल गणित को विकसित करने में मदद की। शून्य के बिना तो हमारे पास कंप्यूटर भी नहीं होते। प्रोफेसर मित्रा आर्यभट्ट के योगदान को रेखांकित करते हुए कहती हैं, उन्होंने वर्गों और घनों की श्रेणी संबंधित अहम सिद्धांत दिए, ज्यामिति और त्रिकोणमिति का बखूबी इस्तेमाल किया। खगोल विज्ञान में भी इनका योगदान अहम था। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है। उनके इस काम ने दक्षिण भारत ही नहीं, पूरे अरब प्रायद्वीप में गणित और खगोल विज्ञान के विकास में अहम योगदान दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी बौद्ध शिक्षा और दर्शन का प्रचार करने के लिए नियमित तौर पर अपने सर्वश्रेष्ठ विद्वानों और प्रोफेसरों को चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे स्थानों पर भेजती थी। प्राचीन सांस्कृतिक आदान प्रदान की वजह से बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलने और स्थापित होने में मदद मिली। खिलजी ने नष्ट की नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा विश्वविद्यालय का पुरातात्विक अवशेष यूनेस्को को वैश्विक धरोहर स्थल में शामिल है। 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में आक्रमणकारियों की सैन्य टुकड़ी ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नालंदा यूनिवर्सिटी का परिसर इतना विशाल था कि कहा जाता है कि हमलावरों के आग लगाने के बाद परिसर 3 महीने तक जलता रहा। इन दिनों नज़र आने वाली 23 हेक्टेयर की साइट मूल यूनिवर्सिटी परिसर का एक हिस्सा भर है, लेकिन इस हिस्से में मठों और मंदिरों के अवशेषों को देखकर यह महसूस होता है कि यहाँ कितना कुछ सीखने को रहा होगा। मठों के बरामदे और मंडप को देखने के साथ मैं मंदिरों को पूजा कक्षों में घूमता रहा। ऊंची लाल ईंट की दीवारों वाले गलियारे के रास्ते मैं मठ के भीतर प्रांगण में पहुंचा। वह एक आयताकार जगह थी
जहां पत्थर से बना मन जैसी आकृति भी थी। मेरी स्थानीय गाइड कमला सिंह ने कहा, यह एक व्याख्यान कक्ष हुआ करता था जिसमें 300 छात्र बैठ सकते थे और मंच से शिक्षक पढ़ाया करते थे। गाइड ने मुझे खंडहरों के आसपास के हिस्सों को भी दिखाया। मैं उन छोटे से कमरों में एक के अंदर गया जो परिसर में एक किनारे बने थे। इन कमरों में दूर दराज यहाँ तक कि एक दूसरे के सामने 2 तखा, तेल के लैंप और निजी सामान रखने के लिए थी। गाइड कमला सिंह ने यह बताया कि कमरे के दरवाजे के पास छोटा चौकोर आकार का खोखला बॉक्स प्रत्येक छात्र का निजी लेटर बॉक्स होता था। आज के दौर में जिस तरह से प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में मुश्किल से दाखिला मिलता है, उसी तरह नालंदा विश्वविद्यालय में भी दाखिला मिलना आसान नहीं था। नामांकन के लिए इच्छुक छात्रों को विश्वविद्यालय के शीर्ष प्रोफेसरों के सामने मौखिक परीक्षा यानी इंटरव्यू में शामिल होना होता था। जिन खुशकिस्मत लोगों को यहाँ नामांकन मिलता, उन्हें भारत के विभिन्न कोने से आए उदारवादी नज़रिए वाले प्रोफेसर पढ़ाते थे। धर्मपाल और शिलभद्र जैसे प्रतिष्ठित बौद्ध आचार्यों के अधीन सैकड़ों शिक्षक थे। पुस्तकालयों में तार के पत्तों पर हस्तलिखित 90 लाख पांडुलिपियाँ दुनिया में बौद्ध ज्ञान का सबसे समृद्ध भंडार थी। इसके 3 पुस्तकालय भवनों में से एक को तिब्बती बौद्ध विद्वान तारनाथ ने बादलों में उड़ती हुई 9 मंजिली इमारत के रूप में वर्णित किया है। जब परिसर में आक्रमणकारियों ने आग लगाई तो अपनी जान बचाने में कामयाब कुछ बौद्ध कुछ हस्तलिखित पांडुलिपियाँ बचा पाए। उन्हें अब अमेरिका के लॉस एंजल्स काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट और तिब्बत के यारलुंग म्यूजियम में देखा जा सकता है। हेन त्सांग ने किया प्रचार। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन त्सांग ने 7वीं शताब्दी में नालंदा की यात्रा की थी। वे केवल भ्रमण करने के बजाय लंबे समय तक यहाँ रहे और अध्ययन किया और बाद में इस विश्वविद्यालय में एक विशेषज्ञ प्रोफेसर के रूप में काम किया। 630 ईस्वी में भारत आए त्सांग 645 ईस्वी में चीन लौटे। वे अपने साथ नालंदा से 657 बौद्ध धर्म ग्रंथों के लेकर गए थे। हेन त्सांग के दुनिया के सबसे प्रभावशाली बौद्ध विद्वानों में से एक माना जाता है। इन ग्रंथों में से बहुतों का उन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद किया। इसके अलावा उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखी जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय के अपने अनुभवों का भी लिखा है। उनके जापानी दोस्तों ने बाद में उनके लिखे को जापानी में अनुदित करके बौद्ध धर्म का जापान में प्रसार किया, जहां यह एक मुख्य धर्म बना। यही वजह है कि हेन त्सांग को बौद्ध धर्म के पूर्व के देश में पहुंचाने वाले बौद्ध भिक्षु के रूप में याद किया जाता है। हेन त्सांग ने नालंदा का जो विवरण लिखा उसमें 20 स्तूप का उल्लेख मिलता है। यह स्तूप भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक की स्मृति में बनाया गया एक विशाल स्मारक है। मैं इसी स्तूप को अष्टकोणीय पिरामिड आकार के भव्य संरचना के खंडहरों के सामने खड़ा था। विशाल स्तूप के ऊपर तक जाने के लिए ईंटों की खुली सीढ़ियां हैं। 30 मीटर ऊंचे विशाल स्तूप के चारों तरफ बाहरी दीवार में कई छोटे मंदिर और स्तूप दिखाई देते हैं। विशाल स्तूप का इतिहास, यही मुझे मुंबई की इतिहास शिक्षिका अंजलि नायर मिली। उन्होंने बताया यह विशाल स्तूप नालंदा विश्वविद्यालय से भी पहले बनाया गया था। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी में कराया था। हालांकि अगली 8 शताब्दियों के दौरान इसे कई बार नए तौर तरीके से पुनर्निर्माण किया गया। उन्होंने यह भी बताया यहाँ उन बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियां हैं जो यहाँ रह रहे हैं और जिन्होंने अपना पूरा जीवन विश्वविद्यालय को समर्पित कर दिया। इस विश्वविद्यालय के नष्ट होने के करीब 8 शताब्दी के बाद कुछ विद्वानों ने व्यापक तौर पे प्रचारित उस सिद्धांत का खंडन किया है जिसके मुताबिक कहा जाता है कि खिलजी और उसके सैनिकों ने बौद्ध शिक्षा केंद्र को इसलिए नष्ट कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा था ये इस्लाम को चुनौती दे रहा था। बहुत संभव है कि बौद्ध धर्म को उखाड़ने के लिए यूनिवर्सिटी को नष्ट करने वाला हमला किया गया हो, लेकिन भारत के अग्रणी पुरातत्वविदों में शामिल एच.डी. सांकलिया ने अपनी 1934 की पुस्तक द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में लिखा है कि किले जैसा परिसर और उसकी संपत्ति को लेकर फैली कहानियों के चलते आक्रमणकारी यहां हमले के लिए आकर्षित हुए होंगे। हेन त्सांग ने किया प्रचार। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन त्सांग ने 7वीं शताब्दी में नालंदा की यात्रा की थी। वे केवल भ्रमण करने के बजाय लंबे समय तक यहाँ रहे और अध्ययन किया और बाद में इस विश्वविद्यालय में एक विशेषज्ञ प्रोफेसर के रूप में काम किया। 630 ईस्वी में भारत आए त्सांग 645 ईस्वी में चीन लौटे। वे अपने साथ नालंदा से 657 बौद्ध धर्म ग्रंथों को लेकर गए थे।
दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाले वीडियो से मैं आपको हमेशा अपडेट कराता रहूं। पहले भी हुए थे हमले। नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहरों के साथ बने संग्रहालय के निदेशक शंकर शर्मा ने कहा, हाँ, हमले की कोई एक निश्चित वजह के बारे में बताना मुश्किल है। इस संग्रहालय में नालंदा खुदाई के दौरान मिले 13,000 से अधिक पुरातत्व अवशेष से 350 कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। इनमें प्लास्टर की मूर्तियाँ, बौद्ध की कांस्य प्रतिमाएं और हाथी दांत और हड्डियाँ शामिल है। यह नालंदा पर पहला हमला नहीं था। इस पर 5वीं शताब्दी में मिहिर कुल के नेतृत्व में हुनों द्वारा हमला किया गया था। उसके बाद 8वीं शताब्दी में बंगाल के गौर राजा के आक्रमण के दौरान भी काफ़ी नुकसान हुआ था। हुन आक्रमणकारियों ने संपत्ति लूटने के लिए हमला किया था, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि बंगाल के राजा द्वारा किया गया हमला उस समय शैव हिंदू संप्रदाय और बौद्धों के बीच बढ़ती दुश्मनी का परिणाम था। हालांकि दोनों अवसरों पर इमारतों का पुनर्निर्माण किया गया। गुप्त वंश के शासकों से मिलने वाली मदद के चलते सुविधाओं का विस्तार भी किया गया। जब खिलजी ने शिक्षा के पवित्र मंदिर पर आक्रमण किया, तब भारत में बौद्ध धर्म गिरावट की स्थिति में था। आंतरिक पतन के साथ 8वीं शताब्दी से विश्वविद्यालय को संरक्षण देने वाला बौद्ध पाल राजवंश का भी पतन हो रहा था। इन वजहों से तीसरा हमला ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। अगले 6 शताब्दियों तक नालंदा धीरे धीरे गुमनामी में डूबता गया और बाद में 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन अवशेषों की पहचान भारतीय नालंदा यूनिवर्सिटी के रूप में की। उससे पहले यह गुमनामी के गर्त में डूबता रहा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाले वीडियो से मैं आपको हमेशा अपडेट कराता रहूं।